नमस्कार मित्रों, ये वीडियो एक क्वेश्चन के ऊपर है कि 1946-47 में अंग्रेज़ भारत छोड़ के गए, उसके मुख्य कारण क्या थे। तो मैं सारे कारणों का आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि दुरात्मा गांधी का इसमें कोई रोल नहीं था। उसकी वजह से अंग्रेज़ का चूहा भी नहीं डरा था। वाइसरॉय को छोड़ो, ब्रिटेन का चूहा भी अंग्रेज़ों से नहीं डरता था और उनका कोई पूरी फ्रीडम मूवमेंट में उनका कोई लेना देना ही नहीं था। वो सिर्फ खादी बनाते थे, चप्पलें बेचते थे, कपड़ा बेचते थे, भजन गाते थे। अंग्रेज़ उनसे जरा भी डरते नहीं थे। अंग्रेज़ तो चाहते थे कि इसका कारोबार और बढ़े ताकि कार्यकर्ता गलत मार्ग पे जाए, उनका टाइम पास हो जाए, टाइम वेस्ट हो जाए। तो क्वेश्चन आता है कि अंग्रेज गए, उसके सबसे बड़े कारण क्या थे। तो कारणों को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक्सटर्नल रीज़न और इंटरनल रीज़न। एक्सटर्नल रीज़न में वर्ल्ड वॉर 2 की जिसकी वजह से अंग्रेज़ कमज़ोर हो गए थे। वर्ल्ड वॉर 2 जिसकी भय के वजह से उन्होंने बड़ी संख्या में भारत के युवाओं को मिलिट्री ट्रेनिंग दी थी, हथियारों का उत्पादन बनाना, हथियारों का प्रोडक्शन सिखाया था। और रशिया का खतरा की एक संभावना थी कि रशिया से भारत बड़े पैमाने पे हथियार आने शुरू हो जाएंगे। ये एक्सटर्नल फैक्टर है। इंटरनल फैक्टर में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर आता है महात्मा उधम सिंह और राष्ट्रपिता महात्मा सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रपिता महात्मा सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमेशा ये कहा गया कि इनके पास तो कुछ ताकत है ही नहीं, वो तो जापान इनको हथियार देता था, जापान इनको पैसे देता था, इसलिए ये लोग डर रहे थे। वो पूरा गलतफहमी खत्म हो गई। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस को ठीक है जापान से थोड़े बहुत पैसे हथियार मिलते थे, पर अधिकतर पैसे उनको सिंगापुर में रहने वाले भारतीय देते थे, कुछ भारत में रहने वाले भारतीय उनको पहुंचाते थे। और उनको जो सपोर्ट मिल रहा था सैनिकों का, लोगों का, वो पूरा का पूरा भारतीय था। आज़ाद हिंद फौज में जो सैनिक जुड़े थे वो जापान के बलबूते पे नहीं जुड़े थे, वो भारतीयता के बलबूते पे जुड़े थे। और वो भ्रम की ये तो सिर्फ जापान की कठपुतली है। वो कैसे खत्म हो गया कि जापान तो पूरा तरह हार गया 1945 में, लेकिन उसके बाद भी आज़ाद हिंद फौज है वो लड़ती रही। इतना ही नहीं, उसके बाद भी वो जीतती रही और अंग्रेजों की सेना को पीछे खदेड़ती गई। और उसका टर्निंग पॉइंट आया था कि जब आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने नागालैंड पर अंग्रेजों को भगा दिया और नागालैंड आज़ाद हिंद फौज के कंट्रोल में आ गया, कैप्चर कर लिया उन्होंने। और उसमें जापान का कंट्रीब्यूशन 0% था, क्योंकि जापान तो पूरा खत्म हो चुका था। तो क्वेश्चन आया कि आज़ाद हिंद फौज को मदद कौन कर रहा था। तो पैसे उनको सिंगापुर में और पूरे दुनिया में देने वाले भारतीय दे रहे थे। हथियारों का थोड़ा बहुत उत्पादन उन्होंने खुद शुरू कर लिया था। उनके पास जो जमीन थी वहाँ छोटी मोटी उन्होंने फैक्ट्रियाँ लगा ली थी। और उससे भी ज़्यादा भारत के अंग्रेजों की सेना में, अंग्रेजों की जो भारतीय सेना में थी, उसके जो भारतीय सैनिक थे वो उन्हें हथियार चुरा चुरा के दे रहे थे। और जो लड़ाइयाँ हुई आज़ाद हिंद फौज की और भारत की जापान के ख़त्म होने के बाद, उसमें आज़ाद हिंद फौज के 35,000 सैनिक मरे। भारत की अंग्रेजों की जो सेना थी भारतीयों की, उसके कुछ 4-5 हजार सैनिक मरे। लेकिन आज़ाद हिंद फौज निरंतर आगे बढ़ रही थी। बाद में क्यों आज़ाद हिंद फौज हार गई? क्योंकि अंग्रेजों ने एयरफोर्स का उपयोग शुरू किया। यदि अंग्रेज एयरफोर्स का उपयोग नहीं कर पाते या नहीं करते तो आज़ाद हिंद फौज पूरा इंडिया टेक ओवर कर लेती। लेकिन एयरफोर्स के कारण आज़ाद हिंद फौज हार गई, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज के पास कोई एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल नहीं था, उसके पास छिपने के लिए कोई बेस नहीं था, कोई टनल्स नहीं थी, और काफ़ी इलाका जो मैदानी था या तो कम घने जंगल थे, वहाँ कारपेट बॉम्बिंग शुरू की। आज़ाद हिंद फौज खत्म हो गई। लेकिन आज़ाद हिंद फौज ने जो कोहिमा पे ध्वजवंदन किया, वो समाचार भारत के पेड मीडिया ने नहीं छापा, एक भी अखबार ने नहीं छापा। उस समय जो कहने के लिए भारतीय अखबार थे, ये बिरला का अखबार था, हिंदुस्तान टाइम्स, या उन्होंने नहीं छापा। टाइम्स ऑफ इंडिया तो अंग्रेजी अखबार था। यहाँ तक कि उस समय दुरात्मा गांधी के पास 2 मैगजीन थे, हरिजन और यंग लीडर, इस तरह से 2-3 मैगजीन चलाते थे। तो उस मैगजीन के जो पत्रकार थे उन्होंने दुरात्मा गांधी को कहा कि हमें यह खबर छापनी चाहिए कि
भारत के आज़ाद हिंद फौज के भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों को कोहिमा से मार भगाया, भले छोटा एरिया तो छोटा एरिया, लेकिन एक जीत हासिल की है। तो दुरात्मा गांधी ने उन्हें यह खबर अपने मैगजीन में छापने से मना किया कि यह खबर भारत के नागरिकों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि उससे भारत का नागरिकों का उत्साह बढ़ेगा और बड़ी संख्या में भारत के नागरिक आज़ाद हिंद फौज में ज्वाइन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो दुरात्मा गांधी की तो पूरी दुकान ही खत्म हो जाएगी, नेहरू जवाहरलाल गांधी की दुकान ही खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने ये खबर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तक भी नहीं पहुंचने दी कि आज़ाद हिंद फौज ने इतनी बड़ी फतह हासिल की है। लेकिन जो भारत की सेना के अंदर जो सैनिक थे, उनमें एक एक सैनिक को ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई कि राष्ट्रपिता महात्मा सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों की सेना को हराकर कोहिमा पर कंट्रोल ले लिया है। तो इससे भारत की सैनिकों का उत्साह बढ़ा कि हम अंग्रेजों को हरा सकते हैं, कि यदि आज़ाद हिंद फौज के 50,000 सैनिक अंग्रेजों की लाखों की सेना को हरा सकते हैं, तो फिर हम अंग्रेजों के लाखों की सेना वाले सैनिक, कितने अंग्रेज बंदूकधारी 50,000, 1 लाख से कम थे उस समय, 50,000 जितने ही थे, हम इन 50,000 को आसानी से मार के भगा सकते हैं। तो भारत के सैनिकों का जो उत्साह बढ़ा, भारत के सैनिक यानी उस समय वो अंग्रेजों की सेना थी, भारत के सैनिकों का उत्साह बढ़ा, उसका सबसे बड़ा कारण था राष्ट्रपिता महात्मा सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज। और आज़ाद हिंद फौज ने जापान के खत्म होने के बाद जो फतह हासिल की, खास करके नागालैंड में, वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यानी कि एक थियोरिटिकल बात थी कि हम भारतीय सैनिक अंग्रेज को भगा सकते हैं, वो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के रूप में परिवर्तित हो गई कि भाई ये थियोरी वेरी छोड़ो, देखो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि राष्ट्रपिता महात्मा सुभाष चंद्र बोस के सिर्फ 50,000 सैनिक, जिनके पास कोई इतने ज़्यादा हथियार भी नहीं है, इन्होंने नागालैंड पर कब्जा कर लिया। भारत के वहाँ पे अंग्रेजों ने 2 लाख से ज़्यादा सैनिक लगा दिए थे लड़ने के लिए, उनको हरा दिया, उनको पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। तो हम तो ये 10 लाख से 20 लाख से ज़्यादा सैनिक है, हम तो इनको आराम से भगा सकते हैं। तो इसकी वजह से भारत के सैनिकों का उत्साह बढ़ा और जगह जगह क्रांतियां शुरू हो गई, विद्रोह शुरू हो गए, जिन्हें ये रोमिला थापर और जो पेड हिस्टोरियन है, एवरी हिस्टोरियन इज अ ब्लडी पेड हिस्टोरियन, बिकाऊ इतिहासकार होता है, हर एक इतिहासकार बिकाऊ इतिहासकार होता है। नेहरू ने उनको पैसा दिया था म्यूटिनी लिखने के लिए। म्यूटिनी एक घिसा पीटा अपमानजनक शब्द होता है, विद्रोह और क्रांति एक सम्मानपूर्वक शब्द होता है। कहने के लिए बात भले वही की वही हो कि सैनिकों ने हथियार उठाए और लड़ना शुरू किया, लेकिन म्यूटिनी यानी कि सैनिक गुंडागर्दी कर रहे थे, विद्रोह यानी सैनिक एक कॉज के लिए लड़ रहे थे। तो जवाहरलाल गांधी ने इतिहासकारों को पैसा दिया कि आपको म्यूटिनी शब्द लिखना है, इसलिए आप 10th क्लास की या 12th क्लास की इतिहास की किताब देखोगे तो उसमें लिखा है नेवी म्यूटिनी, कहीं भी नेवी रिवोल्ट शब्द नहीं लिखा है। जो मेरे मैनिफेस्टो में मैंने नेवी रिवोल्ट शब्द लिखा है। अब नेवी रिवोल्ट हुआ तो नेवी रिवोल्ट में भारत के सैनिकों ने विद्रोह किया और उसके सामने भारत के सैनिकों ने गोलियां चलाने से मना कर दिया, तो अंग्रेजों को अपने सैनिक उतारने पड़े। उसके बाद जबलपुर में रिवोल्ट हुआ। इस तरह से कुल मिला के कुछ 55 छोटे मोटे रिवोल्ट्स का उल्लेख होता है, अंग्रेजों की डायरी में ही है, बॉम्बे की नेवी में, जबलपुर में। और जो नेवी रिवोल्ट हुआ उसका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस क्यों पड़ा? क्योंकि वो बॉम्बे में हुआ था, और बॉम्बे वो इंडिया का मीडिया सेंटर नंबर 2 था। मीडिया सेंटर नंबर 1 दिल्ली में था, मीडिया सेंटर नंबर 2 बॉम्बे था। यानी बॉम्बे में इतनी बड़ी घटना हुई कि पूरे 3 दिन तक बॉम्बे में अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो गली में बाहर निकले। वो नेवी के उस जगह पे लड़ रहे थे, लेकिन अंग्रेज कलेक्टर की, अंग्रेज जो अफसर थे, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बंगले नेवी में वो बॉम्बे की गली में चलना शुरू करे। बॉम्बे में जगह जगह लोगों ने नेवी के भारतीय सैनिकों के समर्थन में बैनर लगाए थे, उनको प्रोत्साहन देने वाले नारे लगाते थे, और इसमें कांग्रेस ने इनका विरोध किया था। जवाहरलाल गांधी और दुरात्मा गांधी ने, दोनों ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय सरदार नहीं थे, उस समय वो सिर्फ वल्लभ भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल को धमकाया कि आप अखबार में स्टेटमेंट दो कि नेवी के सैनिकों को हथियार रख देने चाहिए, आत्मसमर्पण करके अंग्रेजों के पास आ जाना चाहिए,
और दबाव इतना ज्यादा था कि वल्लभ भाई पटेल को यह स्टेटमेंट बॉम्बे के अखबार में देना पड़ा। और जवाहरलाल गांधी और दुरात्मा गांधी ने दोनों ने सैनिकों का विद्रोह किया था। उस समय सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी ने उसका समर्थन किया था, वो था कम्युनिस्ट पार्टी। सारी पार्टियों पे दबाव आया था, सारी पार्टियों ने उसका विरोध कर दिया, सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने उसका विरोध किया, कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जवाहरलाल गांधी और दुरात्मा गांधी को अनदेखा करके कांग्रेस के ग्रासरूट कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों के ऊपर उतर आए और उन्होंने नेवी के सैनिकों का समर्थन किया। और उसके लिए 3 दिन के बाद बॉम्बे का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अंग्रेजों ने बॉम्बे की प्रोविजनल गवर्नमेंट को दे दिया, जो कि भारत द्वारा इलेक्टेड थी। भारत के उस समय सिर्फ 5% लोगों के पास वोटिंग राइट था। तो अंग्रेजों ने पहली बार बॉम्बे का कंट्रोल भारतीयों के हाथ में कब दिया? नेवी रिवोल्ट के बाद। और नेवी रिवोल्ट के प्रेरणा मूर्ति कौन थे? राष्ट्रपिता महात्मा सुभाष चंद्र बोस। कि उन्होंने जो कोहिमा पर फतह हासिल की, उसकी वजह से भारत के सैनिकों का हौसला बढ़ा। और फिर जब जगह जगह इस तरह के रिवोल्ट होने शुरू हुए तो वाइसरॉय ने अपने जितने फील्ड कैप्टन थे सेना के, उनसे रिपोर्ट मंगाई कि अब भारत में विद्रोह हुआ तो हमारी सेना क्या विद्रोह दबाने के काम आएगी। तो सारे फील्ड कैप्टन जो थे उन्होंने किया कि मेरे अंडर जो सैनिक है वो मेरा कहा नहीं मानेंगे, वो विद्रोह करने की तैयारी पे। यानी कि 1857 अब दोबारा होने वाला है, वो भारत के वो वाइसरॉय को पता लग गया। इसलिए फिर वाइसरॉय ने कहा कि अब इसके लिए हमें ब्रिटेन से सैनिक मंगाने पड़ेंगे विद्रोह को दबाने के लिए। तो कितने सैनिक मंगाने पड़ेंगे? तो उन्होंने पूरी जो परिस्थिति का आकलन किया वो इस तरह से था कि 1857 में विद्रोह को क्यों आसानी से दबा दिया गया है। उसके वजह थी कि उस समय भारत के सैनिकों को सिर्फ हथियार चलाना आता था, हथियार बनाना नहीं आता था। मतलब उनके पास अंग्रेजों के चोरी किए हुए एनफील्ड राइफल थे, उसकी गोलियां दी, गोलियां खत्म हो गई, बंदूक रद्दी हो गए। उनके पास अंग्रेजों की चोरी हुई कुछ तोपें थी, उस तोप के गोले खत्म हुए, वो तोप भी रद्दी हो गई। और भारत के सैनिक 1857 में वही फिर पुराने तोप और तीर भाले पे आ गए, अंग्रेजों ने उन्हें आसानी से हरा दिया। दूसरा, उस समय मराठाओं ने बहुत बड़ी गलती की थी 1857 में। क्या कि उन्होंने बहादुर शाह जफर का आधिपत्य स्वीकार किया। तो जब बहादुर शाह जफर यानी मुगलों का आधिपत्य स्वीकार किया तो सिख घबरा गए। और वाजिब है घबरा गए। क्यों घबरा गए? क्योंकि मुगलों ने सिखों पर भारी मात्रा में दमन किया था, लाखों सिखों की हत्याएं की गई थी। इसलिए वो मुगल को देख के, मुगलों पे उनको विश्वास भी नहीं था, मुगल से वाजिब नफरत करते थे। यदि उस समय मराठाओं ने अपने आप को राजा घोषित किया होता तो सिख और मराठाओं में भी काफी युद्ध हुए थे, पर वो युद्ध राजकीय स्तर के थे। मराठाओं ने कभी लाखों सिखों की कत्ल की हो धर्म परिवर्तन के लिए, या लाखों अपहरण किए हो महिलाओं के, इस तरह की हरकतें कभी मराठाओं ने नहीं की थी। वो सिर्फ अटैक करते थे, टैक्स वसूल करते थे। तो मराठाओं और सिखों में इतना ज्यादा वैमनस्य नहीं था। तो यदि मराठाओं ने अपने आप को राजा घोषित किया होता तो बड़ी संख्या में सिखों का समर्थन मिलता। लेकिन कुछ मराठाओं की अपनी आंतरिक कमजोरियां थी, जिसकी वजह से उन्होंने बहादुर शाह जफर को समर्थन दिया, इसलिए सिख अलग हो गए। ये एक सबसे बड़ा रीजन था। इस समय ऐसा नहीं था। इस समय जो थे वो भारतीय ही थे, और भारतीयों की, भारत की जो सेना थी उसमें बंटवारा उस समय 1946 में पॉसिबल नहीं था। अंग्रेजों को बाद में जो 1 साल का टाइम मिला उसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम का बड़े पैमाने पे बंटवारा किया, वरना आजाद हिंद फौज में हिंदू मुस्लिम के नाम पे कोई बंटवारा भी नहीं हुआ था। और मिलिट्री के अंदर उस समय हिंदू मुसलमान एक होकर लड़ते। तो ब्रिटेन से उन्हें सैनिक बुलाने पड़ते। तो ब्रिटेन से सैनिक बुलाते, उनके 2 लाख से ज्यादा सैनिक मर जाते। ब्रिटेन की वैसे इकोनॉमिक कमर टूट चुकी थी और वहां के लोग 2 लाख सैनिकों का बलि देने पे तैयार नहीं थे। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि यदि भारत के सैनिक और अंग्रेजों के सैनिक के बीच युद्ध शुरू हो जाता है और उसमें रूस यदि हथियार पहुंचाना शुरू करता है, यहां एक्सटर्नल फैक्टर आता है, तो अंग्रेज के 10 लाख सैनिक भी मर जाते, अंग्रेज वो युद्ध नहीं जीत पाते। और उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या था? चाइना।
कि चाइना में सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद अमेरिका और फ्रांस ने, और 2-3 यूरोपियन देश थे, ब्रिटेन बिहाइंड द कर्टेन था, डायरेक्टली वो चाइना से नहीं लड़ रहा था, उन्होंने भारी मात्रा में कॉमिंगतांग, जो कि चाइना में पपेट गवर्नमेंट थी, वो अमेरिका और फ्रांस का कठपुतली थी, उसको बड़े पैमाने पे हथियार दिए कि भाई चेयरमैन माओ की सेना को खत्म कर दो। और चेयरमैन माओ की सेना को रशिया ने हथियार पहुंचाने शुरू किए। तो रशिया के ने जो हथियार पहुंचाने शुरू किए, उसकी वजह से चेयरमैन माओ की सेना आगे बढ़ती गई, यानी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सामने आया कि यदि रूस हथियार भेजना शुरू करता है तो अंग्रेज कोई युद्ध जीत नहीं पाएंगे। इसलिए अंग्रेजों ने वही परिस्थिति को भारत में एस्टिमेट किया कि यदि हम इंग्लैंड से 2-5 लाख सैनिक बुलाते हैं तो उनकी सप्लाई लाइन बहुत लंबी हो जाएगी। ब्रिटेन से भारत हथियार पहुंचाना बहुत मुश्किल है, और उसमें यदि रूस हथियार पहुंचाना शुरू करता है तो ब्रिटेन के 10 लाख सैनिक मरेंगे, ब्रिटेन युद्ध नहीं जीत पाएगा। इसलिए फिर उन्होंने भारत छोड़ने के प्रयत्न शुरू कर दिए। और फिर उन्होंने देखा कि भाई हम भारत छोड़े, लेकिन छोड़ते छोड़ते कठपुतली गवर्नमेंट को रखते जाए जो कि हमारे उंगलियों के इशारे पे नाचे। इसलिए उन्होंने सत्ता दुरात्मा गांधी, जवाहरलाल गांधी ऐसे दोगले लोगों को देने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी। और भारतीय कहां बेवकूफ बन गए कि उन्होंने देखा कि भाई दुरात्मा गांधी और जवाहरलाल गांधी तो भारतीय है, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये अंग्रेजों की कठपुतली है। अब जब उन्होंने देखा कि भाई सत्ता भारतीयों के हाथ में आ रही है तो वो सोचने लगे कि भाई सचमुच भारतीय के हाथ में आने वाली है। इसलिए आजादी की मूवमेंट का एक तरह से लॉजिकल कंक्लूजन आ गया, इलॉजिकल कंक्लूजन, पर उनकी नजर में उस समय लॉजिकल कंक्लूजन था। और अंग्रेज भारत छोड़ना पड़ा, लेकिन भारत में उनका जो साम्राज्य था, इकोनॉमिक एम्पायर, वो काफी हद तक चलता रहा। अब इसमें अब इंटरनल फैक्टर में एक और बड़ी बात होती है, वो थी महात्मा उधम सिंह की। महात्मा उधम सिंह और महात्मा बदन लाल धिंगरा ने क्या किया, वो लंदन गए, एक शहीद, एक गोली, एक दुश्मन। और वो दुश्मन कोई छोटा मोटा कांस्टेबल नहीं, सीधा मिनिस्टर लेवल का आदमी, जनरल लेवल का आदमी, एमपी लेवल का आदमी। मतलब जो माइकल ड्वायर था, उधम सिंह ने माइकल ड्वायर को फांसी दी थी। जो पेड हिस्टोरियन है वो हत्या शब्द यूज करते हैं, हत्या शब्द हमें नहीं यूज करना चाहिए, हमें फांसी शब्द यूज करना चाहिए। अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह ने लंदन जाके माइकल ड्वायर को फांसी दी। माइकल ड्वायर को क्यों फांसी दी? जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी, लेकिन उसके पीछे माइकल ड्वायर का ऑर्डर था। माइकल ड्वायर उस समय पंजाब के गवर्नर था। उसने जनरल डायर को ऑर्डर दिया था कि यदि मैंने सुना कहीं कि इस तरह की कहीं मीटिंग हुई है और यदि तूने गोलियां नहीं चलवाई तो मैं तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा। यानी जनरल डायर का तो अपना दोष था ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर पीछे माइकल ड्वायर भी उसको धमकी दे रहा था कि जहां भी ऐसी मीटिंग हो बड़े पैमाने पे गोलियां चलवा के हत्याएं करवानी है। डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई, 1000-2000 मर गए। और उसके बाद महात्मा उधम सिंह ने तय किया कि वो माइकल ड्वायर को फांसी पे चढ़ाएंगे और जनरल डायर को फांसी पे देंगे। फिर उन्होंने कहा दोनों को फांसी पे देना मुमकिन नहीं है, इसलिए उन्होंने सिर्फ माइकल ड्वायर को फांसी दी। वो लंदन गए, माइकल ड्वायर पे उन्होंने गोली चलाई, 2 और गोरे थे उन पे गोली चलाई। उनको थोड़ी अच्छी बंदूक मिली होती, थोड़ी अच्छी गोलियां मिली होती, थोड़ी अच्छी ट्रेनिंग थी तो वो 4-5 को दुश्मनों को मार सकते थे, लेकिन माइकल ड्वायर को फांसी हो गई, लेकिन बाकी 2 गोरे बच गए। और उससे पहले महात्मा मदन लाल धिंगरा थे। महात्मा मदन लाल धिंगरा ने तय किया कि अंग्रेज मेरे देश को लूट रहे हैं, बड़े पैमाने पे दमन कर रहे हैं, मैं अंग्रेज के राजा को फांसी पे दूंगा, फांसी चढ़ा दूंगा। फिर देखा कि भाई अंग्रेज के राजा की तो सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है, तो उसने कहा चलो मैं अंग्रेज के प्राइम मिनिस्टर को फांसी पे फांसी दूंगा। फिर देखा उसकी भी प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है, तो उसने देखा कि उसके नीचे
सेक्रेटरी ऑफ इंडियन अफेयर्स आता है, जो कि वाइस रॉय के इक्विवेलेंट पोस्ट थी, मैं उसको फांसी पे दूंगा, उसने जाके उसको फांसी पे उसको फांसी दे दी महात्मा मदन लाल धिंगरा ने। तो ब्रिटेन में जब 1946 का नेवी रिवोल्ट हुआ, उसके बाद जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उनकी सिक्योरिटी 4 गुनी कर दी गई। जितनी सिक्योरिटी वर्ल्ड वॉर के टाइम नहीं थी, उससे ज्यादा सिक्योरिटी उनकी बढ़ा दी गई। क्यों? क्योंकि उनको भय था कि जो हजारों लाखों भारतीय लंदन में हैं, हजारों, उनमें से कहीं 2-4 महात्मा उधम सिंह न हो। यानी यदि भारत में बड़े पैमाने पे दमन शुरू होता तो भारत में से बहुत सारे युवक अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह और अहिंसा मूर्ति महात्मा मदन लाल धिंगरा के रास्ते पे चलना शुरू करते, खुद लंदन जाते और बड़े पैमाने पे वहां पे प्रधानमंत्री या अलग अलग मंत्री या तो सांसद है उनको फांसी पे चढ़ाना शुरू करते। तो अनएक्सेप्टेबल लॉस की सिचुएशन शुरू हो जाती। यानी भारतीय जो, यदि इंग्लैंड उस समय भारत पे युद्ध बोल देता तो वो युद्ध इंग्लैंड तक पहुंच जाता। ये भी एक भय उस समय खड़ा हो गया था, और ये भारत को, अंग्रेज जो भारत छोड़ के गए उसमें एक बड़ा कारण था। अब एक्सटर्नल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे बड़ा श्रेय जाता है एडोल्फ भाई हिटलर को। एडोल्फ भाई हिटलर भारत के दुश्मन थे, उसमें कोई डाउट नहीं है। यदि उनको मौका मिलता तो भारत की ऐसी दुर्दशा करते कि अंग्रेजों ने दुर्दशा की उससे 4 गुनी बुरा हाल वो भारत का कर देते। उनको मौका मिला होता तो, मौका नहीं मिला, इसलिए हमारी उनसे कोई डायरेक्ट दुश्मनी नहीं है, पर वो पोटेंशियल एनिमी थे। वो हर तरह से वो अंग्रेज के बाप थे, जहां तक हमारा लेना देना है। लेकिन एक बात है कि उनके और अंग्रेजों की जो लड़ाई हुई उसकी वजह से हमें आजाद होने का मौका मिला, और वो ध्यान रखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम दोबारा यदि अमेरिकनों के गुलाम बने तो इस बार भारत दुनिया में एडोल्फ भाई हिटलर जैसा कोई आदमी नहीं है कि जिसकी वजह से हमें दोबारा आजाद होने का मौका मिलेगा। मतलब कि अजगर ने मान लो एक हिरण को लपेट लिया। अब क्वेश्चन आता है कि हिरण भी लड़ रहा था पर अजगर ने हिरण को छोड़ा, उसका एक कारण यह था कि चीते ने अजगर पे हमला किया था, और यदि वो चीता नहीं होता तो शायद वो अजगर है वो हिरण को नहीं छोड़ता। तो चीते का कंट्रीब्यूशन हमें भूलना नहीं चाहिए ऐसे केस में। और वो क्यों नहीं भूलना चाहिए कि जब हम दोबारा अमेरिकनों के गुलाम बनने के पॉइंट पे आके खड़े हुए हैं, तो इस बार यदि हम अंग्रेजों के गुलाम बने तो दुनिया में कोई हिटलर नहीं है कि जिसकी वजह से हम अमेरिका के चुगल से बच पाएंगे। हिटलर की वजह से हम कैसे बचे? हिटलर की सेना तो भारत तक आई नहीं थी, जापान की सेना भी बर्मा तक ही आई थी, भारत तक तो आई नहीं थी। तो इसमें 2-3 चीजें साथ आई थी कि हिटलर ने 1934 में बड़े पैमाने पे सेना बनानी शुरू की, लाखों युवकों को मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू किया, हथियार बनाने की बहुत बड़ी फैक्ट्रियां शुरू की, हथियार बनाने के लिए लाखों की संख्या में इंजीनियर खड़े करने शुरू किए। जब अंग्रेजों को ये सारी इंफॉर्मेशन मिली तो उन्होंने देखा कि भाई हम हिटलर के सामने लड़ने के लिए अंग्रेज युवक मैदान में उतारेंगे तो लाखों की संख्या में 10, 20, 50 लाख जितने ब्रिटेन के युवक मारे जाएंगे। तब ब्रिटेन के युवकों को कैसे बचाना? तो उन्होंने कहा कि भारत के युवकों को डाल दो युद्ध के मैदान में। तो युद्ध के मैदान में डालने पे पहले ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी। तो जब 1934 से लाखों की संख्या में ब्रिटेन की मिलिट्री ने भारत के युवकों को लेना शुरू किया, जो कि 1940 के बाद तो संख्या अनगिनत में पहुंच गई थी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर रियल में शुरू हुआ। तो अब क्वेश्चन आता है कि भारत में 1947 में कुछ भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल सब मिला के, भारतीय उपखंड मिला के कुछ 30 लाख से लेके 40 लाख युवकों के पास मिलिट्री ट्रेनिंग थी। तो अंग्रेज का क्या खोपड़ी खराब थी कि उन्होंने इतने सारे लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी? उनको पता नहीं था कि ये लोग हमारे सामने विद्रोह कर सकते हैं, क्रांति कर सकते हैं? पता था, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि यदि वो इतने भारतीयों को मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं देते तो उनको अपने गोरे ब्रिटेन के युवक से मैदान में उतारने पड़ते, तो 10-20 लाख उनके लोग, 5-10 लाख लोग उनके मर जाते। तो 40 लाख लोगों को जो मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई उसका कारण था एडोल्फ भाई हिटलर, कि एडोल्फ भाई ने जो सेना खड़ी कर रहे थे उसको लड़ने के लिए अंग्रेजों ने ये ट्रेनिंग दी। अब क्वेश्चन आता है कि 1947 में अंग्रेज गए, उसका दूसरा बड़ा कारण था कि भारत में उस समय
बड़ी संख्या में इंजीनियर थे जो कि बंदूक बनाना जानते थे, गोलियां बनाना जानते थे, टैंकों के गोलियां बनाना जानते थे, गोले बनाना जानते थे, टैंक रिपेयर करना जानते थे, भले टैंक का पूरा उत्पादन करना ना जानते हो तो टैंक रिपेयर करना जानते थे। तो क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों को क्या अकल मारी गई थी तो उन्होंने इतने सारे इंजीनियरों को ट्रेनिंग दी? पर उनको इंजीनियरों को ट्रेनिंग देनी पड़ी क्यों? रूस और जर्मनी के भय की वजह से। अब रूस और जर्मनी का भय कैसे कि 1934 में जब एडोल्फ भाई हिटलर ने युद्ध की तैयारियां शुरू की और साथ में जोसेफ भाई स्टालिन ने भी बड़े पैमाने पे युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी थी। युद्ध की तैयारियां कितनी शुरू की थी स्टालिन भाई ने कि 1936 में रशिया के पास 4000 टैंक थी, 1936 में, और 1940 में रशिया हर साल 10,000 टैंक का उत्पादन कर रहा था। मतलब जिस रशिया के पास सिर्फ 4000 टैंक थी उतने इतने सारी हथियार बनाने की फैक्ट्रियां डाली, बंदूक, गोले, तोप, सब कुछ, कि 1940 में तो वो साल की 10,000 टैंक का उत्पादन कर रहा था। तो अंग्रेजों को भय क्या लगा कि यदि हथियार बनाने की फैक्ट्रियां सिर्फ लंदन में है और नेवी से सारे हथियार भारत में आते हैं, और यदि जर्मनी की नेवी ने सप्लाई लाइन तोड़ दी तो भारत की सेना हार जाएगी। कैसे हार जाएगी? क्योंकि एक संभावना मानी जाती थी 1935 में, एक संभावना मानी जाती थी कि रशिया और जर्मनी आपस में मिल जाएंगे और वो दोनों देश मिलकर ब्रिटेन पे धावा बोल देंगे। तो जर्मनी की नेवी सप्लाई लाइन तोड़ दे और रूस की नेवी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत में उतर आए तो अंग्रेजों की सेना हार जाएगी। और इसलिए फिर अंग्रेजों ने 1935 के आसपास भारत में हथियार बनाने की फैक्ट्रियां डालना शुरू किया। अब हथियार बनाने के लिए सारे के सारे इंजीनियर ब्रिटेन से लाना पॉसिबल नहीं था, बहुत महंगा था। इसलिए उन्होंने भारत के इंजीनियरों को हथियार बनाने की ट्रेनिंग दी। तो जो भारत के इंजीनियरों को हथियार बनाने की ट्रेनिंग मिली 1935 से लेके 45 के बीच, उसका एक रीजन एडोल्फ भाई हिटलर थे, दूसरे रीजन जोसेफ भाई स्टालिन थे। और यह संभावना थी कि रशिया और जर्मनी दोनों मिलके ब्रिटेन पे युद्ध करेंगे, ऐसी 1935 से लेके 1939 तक यह संभावना विश्व को लग रही थी। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अंग्रेजों ने भारत की सेना को, भारत के युवकों को बड़े पैमाने पे मिलिट्री ट्रेनिंग दी, हथियार बनाने की फैक्ट्रियां दी। और यह सेना में आत्मविश्वास नहीं था। उनको हमेशा एक तरह का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का डोज दिया जाता था कि तुम भारतीय हो तो सिर्फ गुलाम बनने के लायक हो। लेकिन वो इंफीरियरिटी का डोज किसने खत्म किया? राष्ट्रपिता महात्मा सुभाष चंद्र बोस ने। कैसे? कि जापान खत्म होने के 2 साल बाद भी वो लड़ते रहे, 2 साल तक वो 1-1.5 साल तक लड़ते रहे, और जापान खत्म होने के बाद भी उन्होंने नागालैंड में अंग्रेजों की सेना को हरा के कोहिमा में ध्वजवंदन किया। भारत का ध्वज वहां पे फहराया गया। भारत के इतिहास में पहली बार भारत का झंडा भारत की धरती पे लहराया गया हो तो उसका श्रेय आजाद हिंद फौज को जाता है, दुरात्मा गांधी को नहीं जाता, न ही जवाहरलाल गाजी को जाता है। तो ये जो कोहिमा की घटना थी उसने भारत के सैनिकों का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक 24 घंटे के अंदर खत्म कर दिया। भारत के सैनिकों का उत्साह बढ़ा। उसके बाद ये नेवी रिवोल्ट हुआ, जिसको पेड हिस्टोरियन नेवी म्यूटिनी बोलते हैं, और फिर जबलपुर म्यूटिनी, और इस तरह से अलग अलग विद्रोह शुरू हुए। और एक बड़ा कारण कि अंग्रेजों ने क्यों उस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटेन से सैनिक नहीं मंगाए, तो उसका एक बड़ा कारण यह कि उनको भय था कि यदि विद्रोह दबाने की कोशिश की और यदि रशिया ने हथियार भेजने शुरू कर दिए तो भारत पूरा का पूरा हाथ से निकल जाएगा। इसलिए उन्होंने एक पॉइंट के बाद मिनिमाइजिंग द लॉस का शुरू किया कि हम भारत से निकल जाते हैं लेकिन जवाहरलाल गाजी और दुरात्मा गांधी ऐसे दोगले लोगों को रख देते हैं पावर पे, तो उनके द्वारा हमारी हुकूमत चलती रहेगी। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 147 भी रखवाया जवाहरलाल गाजी के पास। आर्टिकल 147 क्या कहता है? आर्टिकल 147 भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि यदि प्रिवी काउंसिल कोई ऑर्डर देती है तो भारत की सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ेगा।
और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करती है तो वो भी भारत की सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ेगा। यानी वो भारत को 1947 में आज़ादी देते थे, लेकिन मान लो 5-7 साल में भारत कमजोर पड़ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो प्रीवी काउंसिल में कोई ऑर्डर पास करा दो, सुप्रीम कोर्ट के जज को पैसा दे दो, वो प्रीवी काउंसिल का ऑर्डर मान लेंगे और फिर से अंग्रेजों की हुकूमत भारत में शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आर्टिकल 147 जैसा एक बैकडोर एंट्री, कि पूरा का पूरा बैकडोर एंट्री क्या, यूं समझो कि किले का फ्रंट पोर्शन ही बनाया, पूरा किले का पूरा पीछे का पोर्शन है वो पूरा खुला ही था कि अंग्रेज जब चाहे तब आ सकते थे सुप्रीम कोर्ट के जज को थोड़ा बहुत रिश्वत देके। लेकिन भारत कमजोर नहीं पड़ा क्योंकि रूस कमजोर नहीं पड़ा। मतलब एक पूरा कोल्ड वॉर का हिस्ट्री इसमें आ जाता है कि अंग्रेज ये सोचते थे, अंग्रेज और अमेरिकन, की रशिया 10 साल के अंदर टूट जाएगा, लेकिन रशिया 40 साल तक 30 साल तक 40 साल तक टिका रहा। और यदि रशिया मान लो आज से 10 साल पहले मतलब 1955 में खत्म हो गया होता तो जिस तरह से ईरान ये इराक को कैप्चर कर लिया, लीबिया को कैप्चर कर लिया, अमेरिका का ब्रिटेन का प्लान था कि हम 1965 तक पूरी दुनिया दोबारा कैप्चर कर लेंगे। उनका कैलकुलेशन क्या था 1945 में कि स्टालिन जिंदा है, स्टालिन के खत्म होने के बाद रशिया पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो स्टालिन कब तक जिएगा भाई, 1945 में 1955 56 60 कब तक जिएगा। लेकिन रशिया 30-40 साल और टिका रहा और उसके बीच वो मौका हाथ से निकल गया। वरना आर्टिकल 147 में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज को मानना पड़ेगा। इस तरह से यदि भारत कमजोर पड़ जाता और इंटरनेशनल पावर कोई नहीं बचता अमेरिका और ब्रिटेन की कंपटीशन में, तो आर्टिकल 147 के जरिए अंग्रेज दोबारा भारत में आ जाते। अब आज के, ये तो हुई इतिहास की बात, आज इसको क्या लेना देना, आज इसको लेना देना है। लेना देना क्या है कि हमें जो 47 में आजादी मिली उसका एक कारण था कि एडोल्फ हिटलर ने एक चैलेंज खड़ा किया जिसकी वजह से अंग्रेजों को भारत के लाखों सैनिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग देनी पड़ी, हथियार बनाने की फैक्ट्रियां डालनी पड़ी। आज मान लो अमेरिका पूरा भारत टेक ओवर कर लेता है तो आज भारत में कोई, आज पूरे विश्व में क्यों एडोल्फ हिटलर नहीं होने वाला, क्योंकि जितनी भी पश्चिमी देश है वो आपस में मिल गए हैं। वो कॉर्पोरेट बोर्ड रूम में सारा झगड़ा निपटा लेते हैं। थोड़ा बहुत झगड़ा हो तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में या तो WTO जैसे ट्रेड बॉडी है वहां पे निपटा लेते हैं। लेकिन उन्होंने कसम खाई है, मतलब बिजनेस अरेंजमेंट है, कसम नहीं खाई है। बिजनेस अरेंजमेंट इस तरह से है कि कभी भी एक देश दूसरे देश की सेना के सामने सैनिक नहीं भेजता। जैसे कि अंग्रेजों ने लाखों इराकियों को खत्म करने के लिए, उनको तेल के कुएं लूटने के लिए सेना इराक भेजी, तो फ्रांस ने उसका UN में विरोध किया, लेकिन फ्रांस ने हथियार के नाम पे सदाम को नेल कटर भी नहीं दिया। रशिया ने उसका UN में विरोध किया, लेकिन हथियार के नाम पे सदाम को नेल कटर भी नहीं दिया लड़ने के लिए। इतना ही नहीं, रूस और फ्रांस अंदर से अमेरिका से मिल गए। इसलिए जो रूस के और फ्रांस के थोड़े बहुत हथियार इराक के पास थे वो युद्ध शुरू होने के बाद काम करने बंद हो गए। उसका जो किल स्विच का कोड था वो रूस और फ्रांस के हथियार ने अमेरिका को बेच दिया। अमेरिका ने वो किल स्विच एक्ट करके जो मिसाइल और जो कॉम्प्लेक्स वेपन है वो सारे डिसेबल कर दिए। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने और फ्रांस के बीच अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई जितना भी तेल लूटेंगे उसका एक हिस्सा फ्रांस को मिलेगा। इसी तरह से जब लीबिया लूटा, ये इटली और अमेरिका ने मिलके, इटली, अमेरिका और फ्रांस ने मिलके, तो रशिया उसे बचाने नहीं आया, ब्रिटेन उसे बचाने नहीं आया, कोई उसे बचाने नहीं आया। चाइना उसको बचाना चाहता था पर चाइना की सप्लाई लाइन पॉसिबल नहीं थी। चाइना से हथियार लीबिया जाए कैसे? तो अभी जितने भी ये मिलिट्री सुपर पावर है वो आपस में मिल गए हैं। चाइना थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट में है पर चाइना कोई मिलिट्री सुपर पावर नहीं है। अमेरिका के सामने 5% भी नहीं है चाइना का जो मिलिट्री पावर है वो अमेरिका के सामने 5% भी नहीं है। और चाइना इंडिया की तो मदद करने नहीं वाला, वो तो चाइना तो इंडिया को तोड़ना चाहता है। तो इसी तरह से कारगिल का एग्जाम्पल देखो, जब
अमेरिका ने पाकिस्तान को मदद दी, सैटेलाइट हेल्प दिए, सब हर तरह के वेपन्स दिए कि भाई तू कारगिल के हमला कर। तो उस समय रशिया ने भी हमको लेसर गाइडेड बॉम्ब नहीं दिया, रशिया ने हमको लेसर गाइडेड मिसाइल नहीं दिया, फ्रांस ने भी हमको नहीं दिया। इजराइल ने हमको बॉफोर्स के तोप के गोले भेजे और उसके लिए वी मस्ट थैंक इजराइल। पर इजराइल ने हमको लेसर गाइडेड बॉम्ब नहीं दिए थे, क्योंकि अमेरिका ने, इजराइल ने कहा कि भाई हमें अपने भारत से संबंध सुधारने हैं, इसलिए हमें भारत की मदद करनी है, इसलिए हम बॉफोर्स के तोप के गोले भेजेंगे, वरना इजराइल ने बॉफोर्स के तोप के गोले नहीं भेजे तो कारगिल का युद्ध हम 3 महीने में पूरा का पूरा हार जाते। तो पर इजराइल ने लेसर गाइडेड बॉम्ब भेजने की हिम्मत क्यों नहीं? क्योंकि अमेरिका ने साफ मना कर दिया था कि लेसर गाइडेड बॉम्ब नहीं देना है। तो फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल, रशिया, एक भी देश ने कारगिल के युद्ध के समय हमको लेसर गाइडेड बॉम्ब नहीं दिए। एंड में दिए अमेरिका ने, जब बोला फ्रांस को कि हाँ तुम लेसर गाइडेड बॉम्ब दो, कोई बात नहीं, तब जाके कहीं फ्रांस ने हमको लेसर गाइडेड बॉम्ब दिए। यानी इस बार जब हम अमेरिका के गुलाम बनेंगे तो दुनिया में कोई एडोल्फ भाई हिटलर जैसा नहीं है कि जिसकी वजह से अमेरिका को यह जरूरत पड़े कि भारत के लाखों करोड़ों युवकों को मिलिट्री ट्रेनिंग दे और उसकी वजह से भारत के सैनिकों का या मटेरियल स्ट्रेंथ बढ़े, हमारी वेपन स्ट्रेंथ बढ़े और उसकी वजह से हम फिर से आज़ाद हो सके। दूसरा, ये इतिहास पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है कि हमें जो गलत इतिहास पढ़ाया गया दुरात्मा गांधी का, वो तोड़ना जरूरी है। दुरात्मा गांधी ने आज़ादी दिलाई, वो मैं भी एक जमाने में मानता था, क्योंकि जो इतिहास पाठ्य पुस्तक में था वही मैं पढ़ता था, थोड़ी बहुत इधर उधर की किताबें पढ़ता था, तो उससे कुछ मैच नहीं होता था कि भाई ये क्या तुम 120 माइल की स्पीड से चरखा घुमा रहे हो और अंग्रेज डर के भाग गए। मेरे दिमाग में कभी बात फिट नहीं बैठी, लेकिन ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन कोई था नहीं। फिर 1990 में जब मैं अमेरिका गया तो वहाँ की लाइब्रेरियों से सब पढ़ना शुरू किया, तो 93-94 तक मैं कन्विंस हो गया कि भाई ये दुरात्मा गांधी की बातें हैं, वो सब बकवास है। हमको जो आज़ादी मिली है वो राष्ट्रपिता महात्मा सुभाष चंद्र बोस 1946 नेवी रिवोल्ट उसी से मिली है। लेकिन उस बात का मैंने क्यों ज़्यादा इतना प्रचार 2011 के बाद ही करना शुरू किया, क्योंकि मैं सोचता था कि भाई ये इतिहास के गड़े मुर्दे उसको उखाड़ने से क्या फ़ायदा है। यानी ये जो 2008 में मैंने किताब रखी उसमें मैंने पॉइंट्स लिख दिए कि भाई हमें राष्ट्रपिता का सम्मान महात्मा सुभाष चंद्र बोस को देना है, मोहन भाई के पुतले और उनकी तस्वीरें गवर्नमेंट बिल्डिंग से हटा लेनी है, प्राइवेट आदमी को रखनी है, भले रखे, प्राइवेट आदमी की फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको जो जन गण मन में निकाल देना है, वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग बनाना है, वो सब मैंने रख दिया एज ए डिमांड। पर एक पूरा का पूरा चैप्टर जो मैंने दुरात्मा गांधी के ऊपर लिखा है, यह चैप्टर 49 दुरात्मा गांधी के ऊपर है। ये मेरे पार्टी का मैनिफेस्टो है, राइट टू रिकॉल पार्टी का। ये आपको मिलेगा rahulmehta.com/301.htm। मैं रिपीट करता हूँ, rahulmehta.com/301.htm। 550 पेज का है, फ्री डाउनलोड, और प्रिंट कॉपी का भाव है 100 रुपया। अब वो पूरा का पूरा चैप्टर मैंने अप्रैल 2011 के बाद क्यों शुरू किया? क्योंकि जो गलतफहमी हमारे देश के युवकों में आ गई है कि सेना की क्या जरूरत है। भाई यदि 1947 में चरखे घुमाने से, भजन गाने से, खादी बेचने से, चप्पलें बेचने से, खादी की चप्पलें बेचते थे वो लोग, यदि हम अंग्रेज को हरा सकते हैं तो आज हम मोमबत्ती जला के या तो चरखा घुमा के या तो भजन गा के चाइना को भी भगा सकते हैं, पाकिस्तान को भी भगा सकते हैं, अमेरिका को भी भगा सकते हैं। और मीडिया, पेड मीडिया इतने बड़े पैमाने पे दुरात्मा गांधी और उसके ये चरखे चलाने का प्रचार करता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण है, दूर है। जैसे मैं जो दुरात्मावादी मिलते हैं, गांधीवादी मिलते हैं, मैं उन्हें कहता हूं कि आप इराक क्यों नहीं जाते, वहां पे अनशन करो ना कि अमेरिका भागे, उसके बाद ही वापस आना, तब तक इराक में ही रुको। लीबिया क्यों नहीं जाते, लीबिया की बात तो अभी आई, वहां पे अमेरिकन भागे, उसके बाद ही इधर आना। जम्मू जाओ, वहां पे पाकिस्तान आतंकवादी भेजना बंद करे, या तो पंडित, कश्मीरी पंडित वापस जाए, उसके बाद वापस आना। और अनशन करके बांग्लादेशियों को भगाओ। पर ये पेड मीडिया इतने बड़े पैमाने पे दुरात्मा गांधी का पॉजिटिव प्रचार करता है, गलत पॉजिटिव प्रचार करता है, कि एक गलत फहमी खड़ी हो गई कि सेना की कोई जरूरत नहीं है। और वो गलत फहमी दूर करने के लिए ये जरूरी है कहना
कि भाई हमको आज से 60 साल पहले 65 साल पहले भी जो आज़ादी मिली, आधी तो आधी, वो भी सेना की वजह से मिली, हथियारों की वजह से मिली, राष्ट्रपिता महात्मा सुभाष चंद्र बोस की वजह से मिली, न कि दुरात्मा गांधी और जवाहरलाल गांधी और उनके चरखा ब्रिगेड और खादी रेजिमेंट और अभी जो नई शुरू हुई है मोमबत्ती ब्रिगेड। वो थोड़ा खादी और चरखा भजन गाना थोड़ा आउट ऑफ फैशन हो गया ना, इसलिए ये जो यूथ है वो मोमबत्ती लेके घूमता है, क्योंकि खादी थोड़ा मतलब अब खादी की भी फैशन आ रही है, पर ये भजन गाना वो थोड़ा आउट ऑफ फैशन लगता है, इसलिए वो मोमबत्ती लेके घूमते हैं। और दिन में उनको टाइम मिलता नहीं है, नौकरी करने धंधा, इसलिए रात को मोमबत्ती ज़्यादा काम आती है। चरखा घुमाओगे तो रात को दिखेगा नहीं, इसलिए ये मोमबत्ती ब्रिगेड, चरखा ब्रिगेड, भजन रेजिमेंट, इसको तोड़ने के लिए और भारत के आज के युवा को सेना का महत्व समझाने के लिए ये इतिहास रिपीट करना जरूरी है कि उस समय भी हमें आज़ादी हथियारों और सेना की वजह से मिली, आज की वजह से नहीं। और प्रेजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इसलिए बनता है कि हमें आज़ादी मिली महात्मा उधम सिंह की वजह से, महात्मा मदन लाल धिंगरा की वजह से, महात्मा भगत सिंह की वजह से। भले भगत सिंह का प्रयत्न का मटीरियल आउटपुट कम आया, मटीरियल आउटपुट यानी कि इतने सारे लोग जेल गए, इतने सारे लोग शहीद गए और वो सिर्फ एक दुश्मन को मार पाए, स्कॉट को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, और एक दुश्मन भी मर जाता, एक और भी मरता। महात्मा चंद्रशेखर आज़ाद ने वाइस रॉय की ट्रेन के नीचे बम रखा था और वो ट्रेन 1 मिनट जल्दी निकल गई, इसलिए वो जब ट्रेन वो बम फटा तो सिर्फ गार्ड का डिब्बा जो आखिर में होता है वो उड़ा, वाइस रॉय को कुछ हुआ नहीं। लेकिन यदि वो ट्रेन राइट टाइम पे आती तो महात्मा चंद्रशेखर आज़ाद को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिल जाती कि वो वाइसराय को फांसी देने में सफल हो जाते। पर तो भी 2 ही दुश्मन और सामने 20 लोग 25 लोग शहीद हो गए उनके हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में। पर अंग्रेजों को इतना पता लग गया कि भाई एक भगत सिंह असफल गया या तो कम सफलता मिली, लेकिन नेक्स्ट राउंड में जो भगत सिंह आएंगे उनको 10-20 गुनी ज़्यादा सफलता मिल सकती है, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर लेंगे समय के अनुसार। और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने तो प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया कि भाई जापानी तो हार गए थे, हम तो अपने बलबूते पे नागालैंड जीते, अपने बलबूते पे कोहिमा जीते हैं। तो इससे ये सारे कारणों की वजह से अंग्रेजों को जाना पड़ा। तो मैं 2 मिनट में समराइज करूंगा। हमें आज़ादी मिली महात्मा उधम सिंह, महात्मा मदन लाल धिंगरा, राष्ट्रपिता महात्मा सुभाष चंद्र बोस से। टर्निंग पॉइंट क्या है? नेवी रिवोल्ट, जबलपुर रिवोल्ट। पर जबलपुर रिवोल्ट में सैनिकों को कि हम गोरों के खिलाफ लड़ सकते, वो आत्मविश्वास किसने दिलाया? वो आत्मविश्वास दिलाया राष्ट्रपिता महात्मा सुभाष चंद्र बोस ने। कैसे? कि उन्होंने प्रत्यक्ष करके बता दिया कि देखो, जापान की मदद के बिना मैं अंग्रेजों की सेना को नागालैंड में हरा सकता हूं, और मेरे इतने कम सैनिक, इतने कम साधन, और यदि मैं लाखों की सेना को हरा सकता हूं तो तुम तो लाखों की संख्या में हो, तुम्हारे सामने कितने गोरे हैं, 50,000 लाख, तुम तो आराम से हरा सकते हो। और उसकी वजह से जो आने वाले प्रयत्न शुरू हुए वो आज़ादी देनी पड़ी। और एक इसमें योगदान एडोल्फ भाई हिटलर और जोसेफ भाई स्टालिन का भी था, जो कि फ्यूचर में हमें नहीं मिलने वाला है। इसलिए इस बार हमें और चौकन्ना होकर और तैयार रहने की ज़रूरत है। धन्यवाद।